अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एलिया ज़हरा। वेलकम टू नया दौर। हम आज बात करेंगे, एक बहुत अहम इशू है सिंगल नेशनल करिकुलम का, जिससे हमने पहले भी बहुत सारे शोज किए हैं और उसकी वजह से हमें ये भी कहा गया बहुत सारे लोगों की तरफ से कि आप क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ। लेकिन ये बहुत अहम मसला, इस पे हम जो है आवाज उठाते रहेंगे। आज हमने दावत दी है प्रोफेसर परवेज हूडबॉय को, जो कि एक पाकिस्तान के एजुकेशनिस्ट भी हैं, हमारे फिजिसिस्ट भी हैं। हम आज सिर्फ सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उसके ऊपर बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम के मसाइल हैं हमारे, जिन पे बात करना जरूरी है, लेकिन ये सिंगल नेशनल करिकुलम का जो इशू है वो क्योंकि अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है स्कूल्स के अंदर, ये जो निसाब है, डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म जो बहुत सारे क्वार्टर्स की तरफ से आ रहे थे, एजुकेशनिस्ट जो थे मुल्क के, उन्होंने भी इस पे सवाल उठाया। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग जो हैं उन्होंने भी कुछ बातें इसकी जो है उन पे उनकी रिजर्वेशन की कि ये एक तरह से माइनॉरिटीज को एक्सक्लूड किया जा रहा है इस निसाब के अंदर से। तो बहुत सारी जो है इसमें इश्यूज थे, उसके बावजूद हुकूमत ने जो है वो किसी भी इशू को एड्रेस किए बगैर जो है इस पे अब अमल दरामद जो है वो शुरू हो रहा है। तो हुबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मेरा आपसे यही पहला सवाल है कि आपको क्या लगता है कि मेजर इश्यूज जो हैं वो इस निज़ाम के साथ जो है, एक तो ये कि उसमें एक जो इस्लाम को बहुत ज्यादा डाल दिया गया है गैर जरूरी तौर पे, यानी कि जो मुल्ला है उसका रोल बहुत ज्यादा कर दिया गया है। रिव्यू भी उनसे पूछ रहे हैं आप, रिलीजियस क्लेरिक से, जो मजहबी होते हैं लोग, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इसमें सही है किताब या नहीं, सही पब्लिश हो जानी चाहिए या नहीं। तो आपके ख्याल में कुछ मेजर इश्यूज इस निसाब के, इस निज़ाम के साथ क्या हैं? जैसा कि आपने कहा, बहुत से पहलू हैं इसके, लेकिन मैं सबसे पहले वो उसकी बात करूंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, और वो ये है कि जो स्टूडेंट्स इस निज़ाम से गुजरेंगे और जो अब भी गुजर रहे हैं, वो कभी साइंस के मैदान में दाखिल हो ही नहीं सकते, क्योंकि साइंस एक मुख्तलिफ सोच मांगती है। और यहाँ पर मुकम्मल कोशिश ये है कि सोच को, तजस्सुस को, तहय्युर को कुचला जाए, रट्टा रट्टा रट्टा। और इस कदर बढ़ गया है इस नए कौमी निसाब में कि अब तो मेरा ख्याल है कि हम अब दुनिया इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब मैथमेटिक्स ओलंपियाड हुआ, और ये महीना पहले की बात है, तो वी वर नंबर 61 आउट ऑफ 62। हमारे नीचे कोई बोट्सवाना था या कोई और अफ्रीका का मुल्क था। वी वर नंबर 61। अब तो मेरा ख्याल है कि हम 62 पर पहुंच जाएंगे। तो देखें, इसमें जो बोझ डाला जाएगा हाफजे पर, याद करने पर, पहले कभी इतना ज्यादा नहीं था। अब इनको न सिर्फ कुरान याद करना होगा, उसकी आयत याद करनी होंगी, लेकिन तर्जुमे के साथ, और फिर हदीसें, हदीसें अरबी में भी, उर्दू में भी, और फिर इसके अलावा दुआएं। वो दुआ जो सीढ़ी चढ़ने से पहले पढ़ते हैं, उतरने के बाद पढ़ते हैं, खाने से पहले पढ़ी जाती है, खाने के बीच में पढ़ी जाती। तो याद करते करते इनका तो दिवालिया निकल जाएगा। अब और भी इसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन चलिए उन पर बाद में आते हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि यहाँ जो गैर मुस्लिम हैं उन पर भी ये ठूसा गया है, उनसे ये कहा गया कि हम आपके लिए कोई मुतबादिल तलाश करेंगे, लेकिन वो क्या मुतबादिल है? कुछ भी नहीं है, झूठ है, कुछ भी नहीं है। उन बेचारों को तो रेगेद दिया गया, क्योंकि कहते ये हैं कि ये मुल्क जो है वो मुसलमानों के लिए बना, आप तो यहाँ ऐसे इत्तफाकन रहते हैं, ये मुल्क तो हम ठीक करके छोड़ेंगे। जी, बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे इसके साथ इश्यूज हैं। पहले जब ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो हुकूमत का यही नारा था कि हम एक निज़ाम तालीम लाएंगे, और उनका ये एक तरह से इम्प्रेशन उन्होंने ये दिया था कि जो क्लास डिफरेंस एजुकेशन के अंदर उसको खत्म किया जाएगा, कि जो कैम्ब्रिज के जो बच्चे हैं और जो मैट्रिक पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मैट्रिक करते हैं, उनका उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो हम खत्म करेंगे। जो कि हमें लगा कि ठीक है, वो अच्छा काम एक हो रहा है, अगर क्लास डिफरेंस खत्म करे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
لیکن وہ جو ہے انکلوسو ہونے کے بجائے اس میں اور زیادہ اس نصاب جو ہے وہ ریگریسو ہو گیا جیسے آپ بتا رہے ہیں. اور بہت عرصے سے جو پاکستان کے اندر جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کو ایکسکلوڈ جو کیا جاتا ہے, اگر ریفارم لایا جا رہا تھا ایجوکیشن سسٹم کے اندر تو ان کو انکلوڈ کیا جاتا یا اس کو اور انکلوسو بنایا جاتا, انٹرفیتھ ہارمنی کی چیزیں ڈالی جاتی. لیکن اس کے بجائے وہ اور زیادہ جو ہے جو ضیاء الحق کے ٹائم کے جو جس طرح کے رولز لگے تھے اور جیسی ان کی پالیسیز تھیں اس سے ایک طرح سے سملیرٹی اس کی نظر آتی ہے. تو ایک اگر ہم بات کریں کہ لوگ جو اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں کتنا اچھا کام ہو رہا ہے اور یہ بہت تاریخی کام ہے اور یہ تو عمران خان کی حکومت نے بہت کارنامہ انجام دیا ہے, تو وہ یہ بھی کہتے ہیں اس بات کو جو ہے مطلب جسٹیفائی ایسے کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ایک آئیڈیالوجی ہے, آپ کو اس کو ماننا ہی پڑے گا, آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم میجورٹی یہاں پہ اسلام ہی جو ہے وہ رہے گا اور اسلام کی تعلیمات اگر آتی ہیں تو آپ اس سے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے اور آپ کو آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. یہ جو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے یہ آخر ہے کیا, اگر آپ ہمارے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کریں, سمرائز کر سکیں. ٹھیک ہے میں اس پر آتا ہوں, لیکن آپ نے اتنی ساری باتیں کہی نا کہ ان کو نقطہ بہ نقطہ اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ نے یہ کہا کہ لوگوں نے بڑا پسند کیا, بہت واہ واہ کی کہ اب یہاں پر طبقاتی تفریق ختم ہو جائے گی, کم از کم تعلیم کے شعبے میں. اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. وہی اسکول ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے, یعنی کہ ایک طرف ایچ ایس این کالج اور گرامر اسکول اور بیکن ہاؤس اور فلاں جہاں ماہانہ فیس جو ہے آپ کی 15 20 30 40 ہزار روپیہ ماہانہ ہے, تو دوسری طرف سرکاری اسکول ہیں جس میں کچھ 100 روپیہ 200 روپیہ فیس ہے. تو پھر نجی اسکولز ہیں جو جن کا بہت بڑا رینج ہے لیکن ان میں 400 500 روپے 600 روپے والے ہوتے ہیں. اب یہ نظام تو نہیں بدلا نا, اور پھر کوئی تقریباً 30 ملین بچے ہیں جن کو کوئی اسکول بھی نہیں ملے گا. اب آپ نے یہ نظام کہہ کر بدل دیا کہ سب کو ہم ایک ہی چیز پڑھائیں گے. جھوٹ, یہ جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جو آؤٹ آف اسکول ہیں ان کا تو خیر آپ چھوڑ ہی دیجئے, لیکن یہاں پر جو اساتذہ ہوں گے 400 روپے والے اسکول میں اور 40,000 روپے والے اسکول میں, ان کی کوالٹی میں فرق نہیں ہوگا. تو کہاں نظام میں برابری آئی؟ اچھا چلیے, پھر آپ نے جو دوسرا اہم نقطہ اٹھایا وہ ہے کہ نظریہ پاکستان کے تو ہم سب پابند ہیں اور یہ تو پڑھانا ضروری ہے تاکہ وہ جانے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے. بھلا مجھے یہ بتائیے کہ نظریہ پاکستان ہے کیا؟ میں تو آج تک نہیں سمجھ سکا. چلیے آپ کہہ دیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, وہ تو ہم جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وہ تو ہر بچہ شروع دن سے کلمہ پڑھتا ہے, لیکن تو کیا اس سے یہ طے ہو گیا کہ آپ کی ریاست کے طور طریقے کیا ہوں گے, اس کے ضابطے کیا ہوں گے, اس کے قانون کیا ہوں گے؟ اگر ایسا ہوتا تو آج ساری اسلامی دنیا میں ایک ہی نظام ہوتا, سیاسی نظام ہوتا, ریاستی نظام ہوتا, جو کہ بالکل نہیں ہے. اٹس ایبسلیوٹ ٹوٹل نان سینس. ایسا نہیں ہے. یہ کہہ کر کہ اللہ ایک ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا, آپ اس سے 1000 مطلب نکال سکتے ہیں. اچھا چلیے, اگر نظریہ پاکستان بتانا ہے تو اس سے بہت سے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. پہلی بات یہ, کیا ایسی ریاست میں, اسلامی ریاست میں جس کا نظریہ اسلام ہے, کیا سود جائز ہے ناجائز ہے؟ اگر تو وہ ناجائز ہے, حرام ہے, تو پھر آپ کے ہاں اتنے بینک کیوں ہیں؟ بینکوں کو بند کر دیجئے. کہیں درج نہیں ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے. اور مثال دیتا ہوں آپ کو, کیا ایک خاتون اس ریاست کی رہنمائی کر سکتی ہے, اس کی لیڈر بن سکتی ہے؟ کہیں درج ہے؟ نہیں ہے نا. اسی لیے تو بے نظیر بھٹو بن سکی. اگر نظریہ پاکستان کہیں پر ڈیفائنڈ ہوتا
तो फिर इन सवालात के जवाब दिए जा सकते। अब सवाल दर सवाल दर सवाल इससे उठता है कि आखिर वो नजरिया क्या है। ये कहना कि वो नजरिया इस्लाम है, इट सेज नथिंग। तो इसको अब हम जरा तारीखी नुक्ता नजर से देखते हैं। कभी कायदे आजम ने नजरिया पाकिस्तान की बात नहीं की थी। कोई मुझे उनकी तकरीर दिखाएं जहां उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का नजरिया इस्लाम होगा और नजरिया पाकिस्तान ये है फला फला फला। वो कोई इस तरह की इम्प्रिसाइज ऐसी बात ना करते जो डिफाइन नहीं की जा सकती, जिसमें इबहाम है। ये जमाते इस्लामी का एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। चलिए ये उससे पहले की भी बात है, लेकिन ये जमाते इस्लामी ने अपनाया और फिर ये कहा कि नजरिया पाकिस्तान से जो इनहिराफ करता है वो उसको सजा मिलनी चाहिए हमारा। लेकिन और ये सबसे पहले 1954 या 55 में नजरिया पाकिस्तान का लफ्ज सियासत के मैदान में इस्तेमाल होने लगा, उससे पहले नहीं। ये बकौल जस्टिस मुनीर के। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई डेफिनेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, विच इज वाई इसको इतना मिसयूज किया जाता है। हर गलत चीज को जस्टिफाई करने के लिए ये कहते हैं कि ये तो हमारी आइडियोलॉजी ही ये है, और रियासत जो है वो भी इस तरह से इसका इस्तेमाल अनफॉर्चुनेटली करती है। तो अगर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो है वो हमारे स्टूडेंट्स कहीं पे मतलब स्टैंड नहीं करते। हम कोई बता नहीं सकते कि क्या उनकी कोई अचीवमेंट हो, उन्होंने कोई कुछ चीज डिस्कवर कर ली हो, कोई किसी सब्जेक्ट में उन्होंने कोई इस तरह की जो है रिसर्च कोई की हो मीनिंगफुल, या जो अब यूनिवर्सिटीज करती भी हैं वो भी एक ही मतलब उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की बिल्कुल एब्सेंस होती है हमारी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी। तो पाकिस्तान में हम ये नहीं कह सकते कि जो स्टूडेंट्स हमारे अभी ग्रेजुएट होके आ रहे हैं या जो इवन हायर स्टडीज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको जो है वो उनकी सारा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी उनको होंगी। उनको जो है वो एक तरह से वो खुद से जो है वो अपनी वो कर सकेंगे एनालिसिस पूरी सिचुएशन का, और अपने तरीके से जो है रीजनिंग कर सकेंगे। उनको जो निसाब पढ़ाया गया है वही मुतालिया पाकिस्तान बेसिकली, जिसके अंदर एक रियासत का जो नैरेटिव है वही उसको जो है वो सामने प्रमोट किया गया। और ज्यादातर जो पाकिस्तान की जो मेजोरिटी है वो इसी पे यकीन रखती है। वो यही समझते हैं कि ऐसे हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो बन गया, हमने अल्लाह की देन है, और पाकिस्तान में अब हम यहाँ इस्लाम जो है उसका वो किला बनाएंगे इसको, और माइनॉरिटीज का कोई उसमें वो जिक्र नहीं। जिन्ना साहब की जो स्पीच थी अगस्त 11 की, अब तो ये ऐसी बात बन गई कि हम बहुत उसका जिक्र करते हैं जैसे कि वो, लेकिन उसको कैसे सेंसर किया गया सिस्टमेटिकली रियासत ने, कि जो उन्होंने कहा कि रियासत का जो है किसी भी इंसान के मजहब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान के जो यूथ हैं आपके ख्याल में इस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, और फिर रिफॉर्म करने के बजाय उसको और पीछे की तरफ सिंगल नेशनल करिकुलम की सूरत में ले जाया जा रहा है, तो आपके ख्याल में ये हम पाकिस्तान के जो क्या हमारा जो मुस्तकबिल है वो क्या बिल्कुल आपके ख्याल में उसकी कोई वो नहीं है, उसमें कोई उम्मीद बाकी नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है? आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहें? हमारी तालिबानाइजेशन हो रही है। उधर अफगानिस्तान में तालिबान आ गए तो इधर तालिबानाइजेशन ऊपर से लाई जा रही है। जो पढ़ाया जा रहा है आज हमारे स्कूलों में वो ऐन तालिबान आइडियोलॉजी के मुताबिक है, और इसका नतीजा ये होगा कि हम पहले से ही पसमानदा समझे जाते हैं दुनिया जहां में। अब तो हम पत्थर के ज़माने की तरफ चल पड़ेंगे। आप ये देख लीजिए कि साइंस के शोबे में पाकिस्तान के कारनामे इक्वल्स जीरो जीरो। कोई एक ऐसी इजाद बताएं अलावा पानी की गाड़ी के जो पाकिस्तान की है। आज सारी दुनिया में एक भी नामवर पाकिस्तानी मैथमेटिशियन नहीं है, जबकि आप देख लीजिए कि अमेरिका के हर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में 2-3 इंडियन जरूर होंगे। पाकिस्तानी एक भी नहीं है। जो मेरे शोबे से मुतालिक हैं, यानी कि थियोरेटिकल फिजिक्स, वो आटे में नमक के बराबर हैं। आप पूरी दुनिया
छान लें तो भी आपको बमुश्किल 10 ऐसे मिलेंगे। किसी के साथ भी आप मुकाबला कर लें, ईरान के साथ, इंडिया के साथ, हम किसी खाते में नहीं आते। अब ये जो वाहिद कौमी निसाब बना है, ये हमें ज़हनी तौर पर इतना पसमानदा कर देगा कि हम अगले 50 साल में इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकेंगे कि हम किसी तरह से आगे बढ़े। तो अब तो मुझे, जब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम क्या करें, तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे लिए बस एक ही उम्मीद बनती है कि जाओ इंटरनेट पे और जो तुम्हारा जी चाहे किसी सब्जेक्ट के बारे में वो पढ़ो। अगर तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है तो तुम्हें फिजिक्स इंटरनेट से मिलेगी, तुम्हारे टीचर्स पढ़ाने के काबिल ही नहीं है, दे आर डड्स। यही बात मैथमेटिक्स के बारे में मैं कह सकता हूं। और कोई सा भी आप साइंस ले लें पाकिस्तान में, वो साइंस, उसकी मौत आ गई है। ये जो वाहिद कौमी निसाब है, उसको तो बस अब जेर जमीन कर देगा। तो हाँ, मैं इस सरकारी निज़ाम से अब बिल्कुल नाउमीद हो गया हूँ। इसमें बिल्कुल कोई अब जान नहीं रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की कौम में जान नहीं है, जान है, मगर वो जान अवाम के जोर से आ सकती है। आखिर देखें, जो वालिदैन हैं वो चाहते हैं कि उनको बेहतर, उनके बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल मिले, और वो जानते हैं कि आजकल के ज़माने में मुलाजमतें इसी तरह से मिल सकती हैं कि वो बच्चा एक्चुअली कुछ सीखे, कोई ऐसा हुनर सीखे। आप देख लीजिए कि जो आजकल जॉब्स हैं मशरक़ वुस्ता में, मिडल ईस्ट में, तो वहाँ ये नहीं देखा जाता कि आपकी डिग्री क्या है, ये कि आपको आता क्या है। तो आपको वो टेस्ट पास करने पड़ते हैं। वक्त के साथ ये और ज़्यादा सख्त होता जाएगा, जिसका मतलब ये कि ठीक है, उन बेचारों को इस कौमी निसाब से तो गुजरना होगा, लेकिन जो उनमें से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो 2-4% ऐसे हैं जो जिनको कुदरत ने ज़्यादा दिया है, खोपड़ी ज़्यादा दी है, वो फिर अपने लिए कुछ रास्ता बना सकेंगे। बाकी तो बस मुझे लगता है कि ज़हनी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको खुद अपने तौर पे रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो तो उनको रोक रहा है, अपने उनकी सोच के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है। हाँ, तो ये एक रिसर्च की मैंने रिसर्च की बात नहीं, मैंने कहा कि दे विल हैव टू एडुकेट देमसेल्व्स। खुद जाएं, खुद पढ़ें, खुद किताब खोलें, खुद इंटरनेट पर खोज लगाएं, तभी कुछ बात बन सकती है। वो स्कूलों में कुछ नहीं सीखेंगे। बिल्कुल, ये हमारी खुशकिस्मती है कि सोशल मीडिया जो है और इंटरनेट जो है वो एक तरह से उसकी एक हमारे पास पावर मौजूद है, जिसके ज़रिए अब उसपे भी कोशिश तो बहुत होती है रियासत की कि उसपे भी पाबंदियाँ लगाई जाएँ। लेकिन जब तक वो है हमारे पास मौजूद, तब तक उसका इस्तेमाल बिल्कुल स्टूडेंट्स को करना चाहिए, और ताकि वो जो सही हर हर एस्पेक्ट को वो जो है सही तरह से उसके फैक्ट्स जान सकें। एक और अहम मसला जो है, ये बहुत कॉमन एक प्रैक्टिस है पाकिस्तान में कि आप जैसे कह रहे हैं कि कोई हमारी अचीवमेंट्स नहीं है पाकिस्तान के लोगों की, अगर कोई अचीव कर लेता है तो उसको फिर डिसोन हम कर देते हैं। हमने डॉक्टर अब्दुल सलाम को डिसोन कर दिया, हमने मलाला यूसुफजई को भी डिसोन एक तरह से किया हुआ है कि हम कहते हैं कि वो तो एजेंट हैं और वो वेस्ट की बातें करती हैं। तो आपको लगता है कि ये जो एक माइंडसेट होता है कि जो भी कोई अचीव कर ले, कोई उसको मतलब थोड़ा अकम्प्लिश्ड हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये एजेंट है, ये आपको लगता है कि इट इज लिंक्ड टू द स्टेट प्रोजेक्ट जो ये करिकुलम के अंदर उन्होंने किया, रियासत ने जो जहनों के ऊपर जो इस तरह की ये माइंडसेट को प्रमोट किया, उसकी वजह से जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लोगों को एक्नॉलेज नहीं कर पाते जो इस तरह का कोई काम करे? देखिए, आपने इन दो की बात की, अब्दुल सलाम, उनको हम धुतकारते हैं क्योंकि वो अहमदी थे। हम इस बात को भूल जाते हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के सिर्फ एक साइंसदान को जानती है जिसने बड़ा काम किया, और वो अब्दुल सलाम थे। लेकिन और मलाला मेरा ख्याल है वो एक दूसरी कैटेगरी में आती है, चूंकि उस बच्ची ने चाहा कि दूसरी बच्चियां यहाँ पढ़ें, और उसने यहाँ पेट्रियार्की को ललकारा कि यहाँ पर औरतों को भी वही हुकूक मिलने चाहिए जो मर्दों को हासिल हैं। तो इसलिए हम उससे इतनी नफरत करते हैं। लेकिन इन दो के अलावा बेशुमार ऐसे पाकिस्तानी हैं जो मुल्क बदर हो गए, क्योंकि
यहाँ जो निज़ाम है इंतहाई करप्ट है, और वो नहीं जानता, और दानिशतन उसने अपनी आंखें बंद कर दी कि कौन काबिल है और कौन यहाँ और तरीकों से घुसा है। तो मैंने अपने बहुत से स्टूडेंट्स देखे और बहुत काबिल थे, और कुछ जो पाकिस्तान वापस भी आए, अक्सर व बेशतर तो वो उधर ही रह जाते हैं, वेस्ट में रह जाते हैं जहां उनकी कदर होती, लेकिन जो उनमें से चंद वापस आए हैं, उन्होंने कुछ साल भी यहाँ गुजारे हैं, लेकिन फिर उन्होंने ये देखा कि इधर जो निज़ाम है उसमें मेरिट को नहीं देखा जाता, आपकी काबिलियत को नहीं देखा जाता, यहाँ पर चापलूसी चलती है, सियासत चलती है। और इसकी वजह यह है कि इस वक्त जो हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर वाइस चांसलर हैं, डीन हैं, चेयरमैन हैं, वो इसी करप्ट रास्ते से ऊपर आए, जाली पेपर छाप छाप कर, जाली सर्टिफिकेट से दोस्ती लड़ाकर, कहीं कुंभा परवरी है, कहीं कबायली रिश्ते हैं, कहीं कुछ है, मजहबी रिश्ते हैं। हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी में, कायद आजम यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट्स को यूं पहचाना जाता है कि वो तो शिया डिपार्टमेंट है, वो पठान डिपार्टमेंट है, वो फलां डिपार्टमेंट है। तो ऐसे हालात में यहाँ काबिल लोग ठहर नहीं सकते, वो मुल्क से चले जाते हैं, और बस फिर निकट्ठू नालायक यहाँ कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक जो हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे जो निसाब है एजुकेशन सिस्टम के अंदर और सिंगल नेशनल करिकुलम में स्पेशली बहुत ज्यादा जो है मजहबी जो इंडिविजुअल्स हैं उनको उनका रोल जो है डाल दिया, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, कोई उसकी सेंस नहीं बनती थी कि वो करें। लेकिन ये हम देखते हैं कि हमारे हर तबके के अंदर ही हम देखें तो रियासत जो है उसने एक तरह से फ्री हैंड दिया होता है जो मजहबी इंतहा पसंद होते हैं उनको। हमारी जो वो आते हैं सड़कों पे एहतजाज करते हैं, हुकूमत उनसे जो है वो एग्रीमेंट साइन करके उनको भेज देती है। उनको अक्सर औकात पैसे भी देके, लास्ट टाइम तो जो है डीजी रेंजर्स ने पैसे देके उनको कहा कि आप तो हम आपके साथ हैं। तो वो एक स्टेट की तरफ से मैसेज मिलता है कि हम जो है मजहबी इंतहा पसंद जो है वो उनको बिल्कुल खुली इजाजत है, वो जो मर्जी करें। तो आपके ख्याल में हम जो एजुकेशन सिस्टम की बातें कर रहे हैं कि उसको कैसे रिफॉर्म करना चाहिए, कैसे हम उसको सही बना सकते हैं, कैसे उसको हम इंक्लूसिव बना सकते हैं, क्या ये करना पॉसिबल है जब तक रियासत अपना जो है कोर्स करेक्शन की तरफ ना जाए कि वो ये जो मजहबी इंतहा पसंदी जो है उसको एक तरह से उसकी पुष्टपनाही की जाती है, जब तक वो अप्रोच चेंज नहीं होगी तब तक हम जितनी भी ये बातें कर लें, हाउ कैन द एजुकेशन सिस्टम बी रिफॉर्म? हाँ, तो रिफॉर्म के मुझे मैं पहले ज़्यादा पुरुम्मीद था, और कोई 40 साल तक मैंने ये अपने तौर पर भी कोशिश की थी, लेकिन अब मैं इन हालात में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये सिर्फ इनफिरादी तौर पर हो सकता है कि आप अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सकते हैं, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि रियासत अब अपना रवैया बदलेगी। और ख़ास तौर पर इमरान खान की हुकूमत में, जो एक नज़रियाती हुकूमत है, जो इंतहाई राइट विंग है, याद रहे कि ये वो ज़माना है जब आपकी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों को फंडिंग कम कर दी गई है, लेकिन मदारिस को इमरान खान ने, और मदारिस से मेरा मतलब ये है कि जो अकोड़ा खटक जैसे मदारिस हैं, उनको तो करोड़ों रुपए दिए हैं, अरबों रुपए अब इनको दिए जा रहे हैं। और वो क्यों? इसलिए कि ये चाहते हैं कि हम ऐसी सोच की जद में आ जाएं कि हम बस हमेशा के लिए यहीं पर रहें और इनका इक़्तिदार कायम रहे। तो देखिए ना, आपने इससे पहले ये बात उठाई थी कि यहाँ तनकीदी सोच होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। हाँ, अब वो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ आप करेंगे क्या? अगर आपने सवाल भी करना शुरू किया ना, तो मुसीबत में फंस जाएंगे। आपको एक मिसाल देता हूँ। अब ये नजरिया पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे पहले, किसी ने डिफाइन नहीं किया कि क्या। अब बच्चा कोई पूछेगा कि नजरिया पाकिस्तान को ठीक है हम मानते हैं, लेकिन क्या इस्लाम में फौज का तस्वुर है? लश्कर का है, लेकिन
एक पेशावर प्रोफेशनल फौज का तस्वुर है? नहीं है। आप देख बता दीजिए कुरान में कहाँ है। अब अगर आपने क्रिटिकल थिंकिंग को यहां बढ़ावा दिया, उसको अच्छा भी कहा और माने भी बताए कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यह है कि आप सवाल करें, उस सवाल से जो मजीद सवाल निकलते हैं उसका जवाब दें वगैरह वगैरह, फिर तो आप फंस जाएंगे। लिहाजा हम रट्टू तोते ही पैदा कर सकते हैं इस निज़ाम में। और अब ये मुंह बोलता सबूत हमारे सामने है कि मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में जहां अक्ल थोड़ी सी जिसकी जरूरत पड़ती है, वहां हमारा कोई वजूद ही नहीं। वी आर जस्ट नॉट नोन। ये जो देखें बम शम बना लिया ना पाकिस्तान में, और जिसके बाद यहां बड़े खुश हुए और मिसाइल भी बना रहे हैं। चीन को इसमें से निकाल दीजिए, चीन को निकाल दीजिए, आपको पता चलेगा कि यहां असलहा भी नहीं होगा इनके पास किसी किस्म का। पहले तो अमेरिका से आता था, अब चीन से आता है। वी वुड हैव नथिंग टू इन्वेंट, टू मैन्युफैक्चर। जी बिल्कुल। और ये उनको समझना चाहिए, जो हमारी पाकिस्तान की जो कुव्वतें हैं जो ये फैसले लेती हैं कि इसका जो एजुकेशन सिस्टम है, और हम अगर उसे अपने तरीके से चलाते रहेंगे, तो आप जो पॉजिटिव इमेज कहते रहते हैं हमें कि आप पॉजिटिव इमेज दिखाएं, तो वो कहाँ से फिर पॉजिटिव इमेज लाएंगे? वो फिर इस तरह की निकलेंगी चीजें। जी जी, अभी पिछले दिनों अखबार में खबर छपी थी, बड़ी खुशियां मनाई गई कि हमने $2 अरब का सॉफ्टवेयर पिछले साल एक्सपोर्ट किया। 2 अरब लगता है कि बहुत बड़ी रकम है ना, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि इंडिया से 140 अरब का, यानी कि 70 गुना ज्यादा वहां से एक्सपोर्ट हुआ। वो कहते हैं कि यहां हमारी एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल्स की बड़ी अच्छी चल रही है। चल रही होगी। बांग्लादेश को लीजिए, बांग्लादेश हैज कंप्लीटली टेकन ओवर द टेक्सटाइल मार्केट। लेकिन चलिए वो भी लो वैल्यू एडेड है, मतलब ये कि उसमें कोई दिमागी काम की कोई ज्यादा जरूरत नहीं। जिन जिन सनतों में आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसमें आपकी अपनी सोच आती है, आपकी अपनी महारत एक्सपर्टीज आती है, उधर हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप फार्मास्यूटिकल्स ले लीजिए, अद्वियात, तो मुझे एक ड्रग का नाम बताइए जो पाकिस्तान में दरियाफ्त हुआ, इजाद हुआ, बनाया गया। कुछ भी नहीं। बस हम ये सुनते आ रहे हैं कि HEJ इंस्टीट्यूट एक ऐसा है जो लाजवाब है, अताउर रहमान का, मगर 25 साल के बाद भी वो एक दवा भी नहीं बना सके। अब ये जो कोविड का हुआ था, कोविड से हमने चीन से वैक्सीन मंगवाई, रशिया से मंगवाई, अमेरिका से मंगवाई, हमारी अपनी वैक्सीन कोई नहीं। लेकिन इंडिया ने बना लिया, ईरान ने बना लिया। और चलिए खुशकिस्मती हमारी कि अब तक हमें कोविड हम पर उस तरह से सवार नहीं हुआ जैसा कि इंडिया पे हुआ। लेकिन जहां तक महारत की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, नहीं है। वही टेक्नोलॉजी है जो हमें चाइना देता है, या जो पहले अमेरिका देता था, या यूरोप से हम लेते थे। वी कैन नॉट इन्वेंट। और उसकी वजह यह है कि आपका तालीमी निज़ाम, हमारा तालीमी निज़ाम चौपट। जी जी बिल्कुल, बहुत आपने सही डिकंस्ट्रक्ट किया जो हमारा प्रॉब्लम है पूरा। और इस तरह अगर चलता रहा तो पाकिस्तान में फिर हम जो है कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि पाकिस्तान कोई तरक्की करेगा, बल्कि आगे जाने के बजाय हम पिछले अदवार में जिनसे हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह का टाइम था जो गलत पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो बहुत ही डार्क किस्म के साल थे, वहां पे हम वापस चले जाएंगे अगर इसी तरह रहा। तो हमारा वक्त अनफॉर्चुनेटली खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच हूर बॉय साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन देखने का शुक्रिया। खुदा।